नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के आकांक्षी जिलों में विकास की निगरानी के लिए तय इंडिकेटर के नए विषय जोड़ने की मांग की है। और वहीं सीएम भूपेश का कहना है कि नए इंडिकेटर जोड़ने से विकास की निगरानी होगी। और सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारे राज्य में कुल 10 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें 8 जिले अनुसूचित क्षेत्र में और 7 जिले बस्तर संभाग से हैं, जो अनुसूचित बहुल्य क्षेत्र भी और वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है। और इस आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर नीति आयोग द्वारा समय समय पर समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मापदंड के आधार इस आकांक्षी जिलों के बीच श्रेणीकरण किया जाता है। और वहीं सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ये कहा कि हमारे आकांक्षी जिलों के विकास की परिकल्पना के प्रचलित मापदंडों के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे वनांचल और ग्राम्य जीवन में संस्कृति और परंपराओं को विशेष योगदान होता है, और जिससे वहाँ के लोगों के जीवन में समरसता, उत्साह और स्वावलंबन का भाव रहे। इसलिए आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिंदु को भी महत्व और ध्यान दिया जाना चाहिए। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और इस बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियन की तैनाती करने की बात रखी। और इसके अलावा जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर समेत विभिन्न मुद्दों पर बैठक भी हुई। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान राज्य के डीजीपी अशोक जुनेजा और मुख्यमंत्री सचिवालय के मुख्य अपर सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद रहे। और वहीं सीएम बघेल ने बैठक में जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर और नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर गृह मंत्री से विस्तार से चर्चा की। और इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियन की तैनाती, बस्तरिया बटालियन के गठन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। और बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाली विशेष सहायता राशि को फिर से शुरू करने का आग्रह भी किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्य के लिए राशि नहीं मिलेगी तो इसका काफी असर होगा। और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आग्रह किया है। वहीं आज इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इंदौर के महू स्थित भीम जन्मभूमि पर पहुंचकर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हुई अपनी इस मुलाकात की जानकारी शेयर की है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ उनकी मुलाकात आनंदपूर्ण रही। और उन्होंने बताया कि इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सीएम ने अभिनेता की तारीफ करते हुए कहा कि प्रमुख सामाजिक विषयों पर आपकी फिल्मों ने जागरूकता का संदेश दिया। और वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के कोरोना संक्रमित होने पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की थी। और इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म सेल्फी की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे थे और इस दौरान अक्षय कुमार के एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके फैंस में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला था और उन्हें देखकर फैंस अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरें और सेल्फी लेने लगे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि आरजीपीवी कॉलेज में उनकी फिल्म की शूटिंग हुई और अक्षय कुमार, कृति सेनन, अरशद वारसी स्टार फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और फैंस इस फिल्म को
ट्रेलर को देखकर और गाने को सुनकर अलग लेवल की एक्साइटमेंट में चले गए थे। और वहीं हाई एक्सपेक्टेशन के चलते फैंस फिल्म देखने भी पहुंचे, जिसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि फिल्म में उन्हें उतना मजा नहीं आया जितनी उन्हें उम्मीद थी। और वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल का स्वागत किया और उन्होंने भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि एक अच्छी पहल है। और उन्होंने आगे कहा कि भोपाल शहर काजी की मस्जिदों में सीसीटीवी लगाने की पहल अच्छी है और अगर ये भ्रम को दूर करता है और आपसे विश्वास का निर्माण करता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि शहर काजी ने सभी सदस्यों से सभी मस्जिदों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं प्रतिनिधिमंडल से मिला और उनकी सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की और मैंने साफ कर दिया कि बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने मुस्लिम नेताओं से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की पहचान करने में सहयोग करने का भी आग्रह किया। और नरोत्तम मिश्रा ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें लोगों द्वारा अपने घरों को बेचे जाने और पलायन करने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि ये निराधार जानकारी और खरगोन हिंसा पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन स्थिति की समीक्षा करने के बाद कर्फ्यू में ढील देने का फैसला करेगा। और उन्होंने आगे कहा कि जिले में अब शांति और व्यवस्था है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कई त्योहार आ रहे और इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी जिले अलर्ट मोड पर है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को एहतियात के तौर पर अपने अपने जिलों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं सिंगरौली जिले में बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 11 लाख से ज्यादा रुपए निकालने का मामला सामने आया। और वहीं पीड़ित फरियादियों ने पुलिस कप्तान को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल सिंगरौली जिले के देवसर जियावन थाना अंतर्गत जखरावाल गांव के निवासी गोविंद सिंह और लखपति सिंह दोनों फरियादियों ने सिंगरौली पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह को आवेदन देते हुए बताया कि उनकी भूमि सिंगरौली ललितपुर रेल लाइन के लिए अधिकृत की गई थी, जिसकी मुआवजा राशि हम लोगों के खाते में आई थी और जहां गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए हम दोनों के बैंक खाते में जमा करीब 11,43,000 रुपये से ज़्यादा की राशि अपने खाते में ट्रांसफ़र करा ली गई। और जैसे ही पूरे मामले की जानकारी हुई तभी दोनों लोग उक्त व्यक्ति के पास पहुंचे, जिसने हमारे खाते की राशि हड़प ली और अपने पैसे की मांग करने लगे तो धोखाधड़ी करने वाले आरोपी भद्दी भद्दी गालियों की बौछार करने लगा और जान से मारने की धमकियां देने लगा। और जहां से जान बचाकर वो लोग भागे और इसके बाद दोनों पीड़ित ने पुलिस कप्तान को लिखित शिकायत भी दी और वहीं लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई। और वहीं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने दोनों फरियादियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले बदमाश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कि अभी ये फरियादी यहाँ पे आए थे और उनने कंप्लेंट किया है कि रेलवे में उनकी भूमि गई है, उसका मुआवजा उनको मिला हुआ है। और गांव के ही उमेश यादव और एक अन्य और व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इनका कुछ पैसा बैंक पे ले जा करके धोखाधड़ी करके निकाल लिया है। अभी आवेदन आया है, आवेदन की जांच करवा के इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। और वहीं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती से परस कल शाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार के सनखेड़ी में विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा बनाए गए अंबेडकर पार्क और इसी पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और वहीं शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिन्होंने भारत को सशक्त बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे बाबा साहेब को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हराया। और अगर बाबा साहेब 1994 में लोकसभा पहुंचते तो देश को बाबा साहेब की योग्यता, कार्यकुशलता, विद्वता का और अधिक लाभ देश की राजनीति को मिल सकता था। और वहीं खरगोन हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपना बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के साथ कुछ मुस्लिम संगठन मिले हुए हैं जो ऐसे धार्मिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाते हुए बोला कि
उनका शासन प्रशासन ना चाहे तब तक कहीं दंगा नहीं हो सकता है। यही है कि पूरे तरीके से प्रायोजित है और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी अगर किसी की उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट कर जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे देश में ये कुछ लोग जो अपने आप को साधु कहलाते हैं खुलेआम बलात्कार की बात कर रहे हैं, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है। ये सब। और वहीं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर को एक तमंचा और तमाचा मारने के बाद चमक जाती थी और 2 साल की राजनीति, और हम लोग हमेशा कलेक्टर को मारने का करते थे इंतजार और हम लोगों का यही रहता था काम। और हम लोग को ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी, 2 साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है एक तमाचा। ये हम लोगों का मैं काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को एक तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर। वहीं बलरामपुर के प्रबंधक संघ और फडमुशी संघ प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के बैनर तले अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि संघ को जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन भी मिल रहा है। हम लोग जैसे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। प्रबंधकों का एक ही मांग है, नियमितीकरण, क्योंकि सरकार इसको अपने घोषणा पत्र में घोषणा भी की थी। फडमुंशियों का है, फडमुंशी संघ भी बैठा है साथ में हमारे समर्थन में। उनको जैसे सरकार घोषणा की थी कि 12,000 रुपया मान दे देंगे इनको, तो उनका भी मांग पूरा नहीं, तो वही एक मांग की लेके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे और जब तक मांग पूरा नहीं तब तक हम लोग बैठे। और वहीं कोरबा जिले के रेल कॉरिडोर से प्रभावित भू विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन किया और वहीं 8वें दिन भी उनका प्रदर्शन लगातार जारी। और वहीं अधिकृत जमीन का उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भू विस्थापित निर्माण स्थल पर डटे हुए हैं और लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच उन्हें आम आदमी पार्टी का सहारा भी मिला और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके प्रदर्शन को बल भी दिया और सपोर्ट भी किया है। ये कड़कती धूप में हमारे महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे आज अपने हक की लड़ाई के लिए इस रेल कॉरिडोर, जिसमें इन लोग के साथ गलत हुआ है, इन लोग का घर का मलबा वगैरह का कोई पैसा वैसा इन लोग दे नहीं रहे हैं, इसके सहयोग में हमारी पार्टी और हम लोग आए हैं। इनको मदद करने के लिए आए हैं, हमारी पार्टी की ओर से। और इसके लिए हम लोग सरकार को भी घेराव कर